हेलो गाइस। हाय स्टूडेंट। तो हम लोग आपको आए हैं पढ़ाने के लिए और हम लोग करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2024। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप पास करना चाहते हो तो आप ये देखो ना कि उसमें क्वेश्चंस पहले कैसे आते थे। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना पड़ता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर एक बार बना लिए अच्छा से, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आप आगे पढ़ सकते हो। और अगर आप आगे पढ़ोगे तो आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। वरना क्या कि सिलेबस बहुत लार्ज है। साइंस का कोई ऐसा नहीं कि छोटा सा सिलेबस है, लार्ज सिलेबस है। तो उस सिलेबस को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रीवियस ईयर को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसा सवाल है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग कैसा कैसा सिलेबस बना करके अपने अकॉर्डिंग सेट करके, क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम लगी है और आप जानते हैं इशफाक सर जो कि पहले से आप लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। और हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सेट्स कर रखा है आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को क्या करना है, इसी पे फोकस रखना है और एकदम हो जाएगा आप लोगों का काम। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये हमारा पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग साइंस शुरू कर रहे हैं और आइए इसमें देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल जो साइंस में आया था कि एक पारा मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो क्या होगा। अब सबसे पहले समझो कि बैरोमीटर होता क्या है। थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट देते हैं, 1 मिनट में तुरंत आपको हम कराएंगे कि एक्चुअल में होता है क्या है ना। बैरोमीटर क्या होता है, एक वायु दाब मापी यंत्र होता है। बैरोमीटर में क्या होता है, आपका पारा भरा होता है, उसको क्या करते हैं, जैसे कि एक ये हमारा एक ट्यूब, इस तरह हमारा एक ट्यूब होता है। ठीक है, ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, जाकर के पारा को भर देते हैं। पहले हम लोग इस तरफ भरेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, ऐसे चाप करके उलट देते हैं, तो ये हमारा इस तरह हो जाता है पूरा। और इसमें भी क्या होता है, जाकर के पूरा का पूरा जो है भाई पारा भरा होता है। और इसका जो हाइट होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो क्या होगा। तो देखो, जितना नीचे आप जाओगे आपका क्या होगा ना, दाब उतना ही बढ़ता जाएगा, और जब आप ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हाइट है, ये जो हाइट होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे आओगे दाब बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे दाब घटता जाएगा। दाब घटेगा मतलब कि पारा नीचे आएगा। तो ये आपका पहला आंसर हुआ। आइए हम चलते हैं दूसरी तरफ। इसमें बोलता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले आप समझो कि स्पेक्ट्रम एक्चुअल में होता क्या है। स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, स्पेक्ट्रम आप ऐसे समझो कि इंद्रधनुष होता है। क्या कि सूरज में जो होता है, सूरज की किरणें जो आती है उसमें होता है 7 रंग। कितने रंग, 7 रंग। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बांट सकते हैं। अब आप एक नॉर्मल सा लेंस लोगे, नॉर्मल सा कोई शीशा लोगे, उसे सूरज की रोशनी जाएगी तो कभी बटेगा, कभी नहीं बटेगा। उसके लिए हमारा होता है प्रिज्म। ठीक है, जब भी आप प्रिज्म से पास कराओगे ना तो होगा क्या कि जो कलर है वो 7 रंगों में क्या होता है, जाकर के विभक्त हो जाता है। प्रिज्म आप लोगों ने बचपन में देखा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रिज्म से हम लोग लाइट को क्रॉस करते हैं तो वो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये जो 7 रंगे बनती है इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इसमें और भी डिटेल से हम लोग करेंगे, अभी हम लोग फास्ट करते हैं आंसर। क्वेश्चंस पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो बोलता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है मेरे भाई। तो अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस है, प्रिज्म है। तो आंसर क्या होना चाहिए, प्रिज्म। हम लोगों ने प्रिज्म को टिक कर दिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। बैजानी, पीनाला, सबसे नीचे बैगनी होता है, उसके ऊपर लाल होता है। दिस चैट बहुत कुछ है जो आगे हम लोग करेंगे। ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। और अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ये है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। बोल रहा है ये क्वेश्चन ना कि कोशिका है, ठीक है। अब कोशिका को क्या किया, आप जाकर के पानी में डालें तो बोल रहा है उसका आयतन बढ़ जाएगा, मतलब कोशिका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो भैया अगर कोशिका को डालने से कोशिका फूल जाता है तो वो किस तरह का विलयन होगा, हाइपोटोनिक होगा, हैपाटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, एसोटोनिक होगा, या ये लास्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी विलयन है, ठीक है, कोई भी विलयन है, विलयन में आप क्या करोगे, जाकर के कोशिका को डालोगे। देखो जब भी कोई चीज जो होती है ना, जाकर के
जब भी कोई चीज कोई भी कोशिका होता है उसमें क्या होता है आपका जाकर के कि अगर जल जो है हाई से जो है ना लो की तरफ जाता है, ठीक है, जल जो है हाई से लो की तरफ जाता है। मान लो एक विलियन है, इसमें जो है जाकर के जल की सांद्रता जो है जाकर के आपकी ज्यादा है, तो जब जल की सांद्रता ज्यादा होगी तो जो कम जल सांद्रता वाला होगा उसकी तरफ क्या होगा, जल ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर मान लो इसकी सांद्रता कम होगी और कोशिका में जल की सांद्रता ज्यादा होगी तो कोशिका से जल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और अगर जल जो है कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो दो तीन तरह का विलयन होता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है अल्पराशरनदाबी विलयन, एक होता है अतिपराशरनदाबी विलयन, एक होता है संप्राशरनदाबी विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंग्लिश वर्ड यूज किया है जाकर के, तो एक ऐसा विलयन जिसमें डालने पर कोशिका क्या हो जाए, फूल जाए, क्या हो जाए, फूल जाए। तो फूलेगा कब, जब जल की सांद्रता ज्यादा होगी कोशिका में, जल की सांद्रता से तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक। एकदम इसको रट जाइए, याद कर जाइए, इंग्लिश टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। जब भी कोई कोशिका हम लोगों ने पानी में डाला और कोशिका अगर फूल रहा है क्योंकि पानी की सांद्रता कोशिका की जल की सांद्रता से ज्यादा है, तो पानी क्या होगा, कोशिका में समा जाएगा, इस तरह कोशिका फूल जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। आपको यहाँ पे क्या है ना, आपको इस तरह पढ़ाया जा रहा है कि आपको हर प्रश्न याद हो जाए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो सब्जेक्टिव नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे पूरी टीम की ये कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस इस तरह सेट किए जाएं और क्वेश्चंस को इस तरह एक्सप्लेन किया जाए कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, आपको बाहर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। चलिए तो आगे स्लाइड चलते हैं। अब कहता है, ये हमारा बायोलॉजी का है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। तो हिस्टोन के बिना डीएनए, आरएनए, हिस्टोन के साथ डीएनए, केवल हिस्टोन। अब देखो होता क्या है ना, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। इसको हम लोग और एक्सप्लेन में पढ़ाएंगे। तो इसमें नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के बिना होता है। क्या होता है, हिस्टोन के बिना। और जब यूकैरियोटिक पूछेगा तो उसमें जो डीएनए होगा वो हिस्टोन के साथ होगा। तो बस एक नॉर्मल सा डिफरेंस है कि हिस्टोन के साथ डीएनए जब होगा तो हमारा यूकैरियोटिक होगा, और जब हिस्टोन के बिना डीएनए होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है? बहुत ही जनरल क्वेश्चन जो कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि मानव का उद्भव स्थान क्या है। बचपन से जब 4-5 में थे ना तब से हम लोग करते आ रहे हैं कि भैया मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, तो अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका में ही आदि मानव के बहुत सारे मतलब के अवशेष टाइप के मिले हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि सबसे पहले जो मनुष्य आया है वो अफ्रीका के घने जंगलों में आया, उसके बाद जो है एशिया, अमेरिका, दिस टैट सब जगह लोग फैलते चले गए। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। ये बच्चा बच्चा कर सकता है, और आपके क्वेश्चन बच्चे वाले ही आने वाले हैं। कोई ज़्यादा हाई लेवल का साइंस नहीं आने वाला है, कोई ज़्यादा हाई लेवल का सोशल नहीं आने वाला है। और इसके लिए पूरी टीम है, आपको इस्फाक सर पढ़ाएंगे, मैथ्स करवाएंगे और रीजनिंग करवाएंगे। उसके बाद दिलकश सर है जो आपका पूरा सोशल करवाएंगे। और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, और हम लोगों का बस एक ही सोच है, सोच हम लोगों का ये है ना कि जो प्रीवियस ईयर आ रहे हैं उसी टाइप में आपको हम लोग कंटेंट दें, ताकि कम समय में है ना आप ज़्यादा अच्छा कर सको। ये नहीं कि इधर से उधर से क्वेश्चन लाया रख दिया बस हो गया, ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, हम लोगों को अच्छा से अच्छा देना है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक आधार के आधार पर वर्गीकरण किसने किया। जैसे कि मनुष्य बांट दिया, मनुष्य को बांटा, उसके बाद जो है जाकर के पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटाहेलिमंथीस, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे पहले जो बांटने का प्रयास किया कि भैया ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये जो है जाकर के आपका क्या है, पेड़ पौधा है, तो ये जो सबसे पहले काम किया था ये हमारे किए थे अरस्तु साहब ने। उन्होंने क्या किया जाकर के इसको बांटने का काम किया। और जीव में अगर आप, उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों को बांटा, फिर मनुष्य को बांटा, फिर उन्होंने कहा कि भैया मनुष्य में भी है ना, मनुष्य नहीं एक्चुअली जीव में 2 टाइप्स होता है। तो बोले 2 टाइप्स कैसा होता है? तो बोला एक ठुम होता है रक्त, एक ठुम होता है बिना रक्त। तो इस टाइप का उन्होंने डिफाइन किया, मतलब अपने लेवल के हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से उन्होंने अच्छा बांटा। फिर उसके बाद आपके विहेक्टर हम लोग पढ़ाएंगे कि विहेक्टर ने कैसे पढ़ाया। फिर लीनियस ने बांटा है, लीनियस को क्या करते हो आप जाकर के, वर्गीकरण के आधुनिक जगत का पिता कहते हैं। फिर विहेक्टर में आप आओगे तो 5 जगत में उन्होंने बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक, प्लेटाहेलिमंथीस, बहुत कुछ है जो कि हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलें आगे चलते हैं।
कहता है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतांक क्या है। हमने पहले आपको बता दिया, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैथ के आपके एक्सपर्ट टीचर यहाँ पे आए हैं, इशफाक सर हैं, जो कि पहले से रन करते आ रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन मतलब है ना चुटकी में है। आपको एक्चुअल में क्या होता है ना, डीएलएड में सिर्फ आपको चेक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम हाई फाई बुलाया जा रहा है कि आपको कोई है मैथमेटिक्स पढ़ना है। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल आपको आसानी से यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके कराते हैं। देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन है कि 0 से 2a के बीच को 20 भाग में बांट दो। तो भैया 0 से 2 के बीच में आपको क्या करना है, 20 भाग में बांट देना है। अब देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो 2 को 20 में नहीं बांट सकते जी, तो 2 को 20 में बांट दो। ये लो टेबल कर दिया, कितना हो गया, 2 दहे 10, और ये कितना हो गया 1/10, और 1/10 को आप क्या लिख सकते हो 0.1, क्योंकि भाग देने का तरीका क्या होता है, जितना 0 उसके 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो 0.1a हो गया आपका जाकर के आंसर। और क्या क्वेश्चंस चाहिए, इतने अच्छे क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल है। चलिए, तो ये सब जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ना, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि कहाँ से उठाए और ला करके यहाँ पे चिपका दिए, सब प्रीवियस ईयर में, और इसी के अकॉर्डिंग ये जो पूरी टीम है क्वेश्चंस को तैयार कर रही है, ताकि आप वहाँ पे जाओ तो आपको लगे कि जो यहाँ पे पढ़ाया गया हमें उसी से आ रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं है। चलें आगे देखते हैं। बोलता है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। तो ये भी एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि जैविक कृषि क्या होती है, जो नॉर्मली कृषि होती है, तो उसमें क्या होता है जाकर के कि हम लोग फसल चक्र करते हैं। फसल चक्र मतलब क्या हो गया, फसल चक्र कहने का मतलब ये है कि आप कभी गेहूं बोते हो, उसके बाद जो है चावल बोते हो, एक ही तरह का फसल नहीं बोते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्र। इसी प्रकार मिश्रित खेती भी होती है, एक अनाज है उसी के साथ एक और अनाज भी लगा दो। इसी तरह कार्बनिक चक्र होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाकर के उपयुक्त सभी। तो जैविक कृषि करने के लिए, एक नेचुरल कृषि करने के लिए आपको इन तीनों चीजों की जरूरत हो जाती है। तो ऑप्शन जो है आपका टोटल हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि देखो निम्नलिखित में रासायनिक सूत्र कौन सा है। ये जो हो गया ना आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको जो है संयोजकता वगैरह याद होने चाहिए। जैसे कि नॉर्मली होता है क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है Cl, सॉरी ये हो गया आपका, थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा CaCl2, क्योंकि कैल्शियम का क्या होता है संयोजकता 2, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। MgCl2, तो Mg का संयोजकता कितना होता है 2, तो Cl2, इसका मतलब ये सही है। तो इसी तरह हमें ये इसे यहाँ पे सही मिल गया तो हम इसी पे टिक आउट कर देते हैं। हम चाहें तो सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक बात आपको मैं टिप दे रहा हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चंस, अगर आपको दूसरा ऑप्शन मिल ही गया है तो भाई मैं आगे क्यों देखूँ। तो ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक भी होते हैं जो आपको औरों से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मान लो ऑप्शन ए में ही मिल गया तो भाई क्यों आगे बढ़ोगे यार, यहीं पे काम करते हैं। तो हमें सेकंड में मिल गया MgCl2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए हम चलते हैं आगे। आगे क्या सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। देखो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, मैंने क्या कहा, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। एक्चुअल में हमने टर्म छोड़ दिया मोनो, ठीक है। तो मोनो को भी हमें पढ़ना है कि निम्नलिखित में कौन सा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ये तीनों का तीनों जो है ना, तीनों का तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन यहाँ पे क्या टर्म पूछ रहा है, मोनो। मोनो मतलब होता है कि ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एक जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका आपका सूत्र होता है C⋯O सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या हो, एक बार आए। कितनी बार आए, एक बार आए। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HC⋯O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इसी तरह आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है एक मिनट C, थोड़ा मिस्टेक्स हो रहा है, CH2 C⋯O सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लिखने में, CH3। एक्चुअल में ये थोड़ा स्मार्ट बोर्ड की आदत नहीं है, इसलिए हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो ये आपका सूत्र होता है। दोनों में आप क्या देखोगे ना कि आप में फॉर्मिक जो ओइक एसिड हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा है, वो एक्चुअल में एक बार आया,
इसमें भी आपने क्या देखा, एक बार आया। इसका मतलब ये होता है कि दोनों का दोनों क्या है, मोनो। तो भैया आप बोलोगे यार ऑक्सिलिक अम्ल उसका भी तो बता दीजिए, तो उसका होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ऑक्सिलिक अम्ल में आपका क्या होता है कहानी कि ये जो है ना आपका 2 बार आता है ओइक एसिड, तो 2 बार आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये डाई में चला जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, मोनो में हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ये। आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट इसलिए दे दिया जा रहा है ताकि अगर क्वेश्चंस को घुमाते हैं तो थोड़ा आप अच्छा उसमें कर सको। चलिए तो आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये एक ओइक एसिड है। हम लोग जो है ना, जब हम लोग एसिड टर्म करेंगे तो हम लोग उसे पूरा करेंगे। कीटोन होता है, अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अल्डिहाइड होता है, हर किसी के बारे में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा 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 ऐसा एक्सप्लेनेशन करेंगे और ऐसा टर्म पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में क्या हो आए। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत हाई फाई पढ़ाया जा रहा है और आप बोलो यार क्या हो रहा है भाई, 5 दिन बचा है। तो आप 5-6 दिन है, ऐसे तो उम्मीद है जैसे कि इस्फाक सर बता भी रहे थे कि आपका जो है एग्जाम बढ़ने वाला है डेट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। अगर एग्जाम डेट बढ़ेगा तो और अच्छे से करेगा, वरना थोड़ा स्पीड चलेगा आप लोगों का, लेकिन जो भी समझा चलेगा समझा के ही चलेगा। आइए इसमें चलते हैं। यह हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। तो त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता भैया, तो बोल रहे कि त्वरण होता क्या है एक्चुअल में। तो त्वरण होता क्या है इसका हम लोग थोड़ा सा देख लो एक लाइन में। ए, इसको हम लोग कहते हैं त्वरण। A इज इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन T। क्या होता है, V माइनस U अपॉन T। अब आप मान लो U को आप क्या कर देते हो 0, तो V अपॉन T हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी मारते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो V को आप क्या कहते हो, मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो किलोमीटर पर सेकंड कर दो यार, आप चाहो इसको जाकर के सेंटीमीटर पर सेकंड कर दो, आप चाहो कुछ भी कर दो, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये मीटर पर सेकंड और 1 सेकंड पहले से है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ भैया आपका जाकर के कि ये जो हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका टाइमिंग। अब ये बोलो डिस्टेंस को तुम मीटर में रखो, किलोमीटर में रखो, सेंटीमीटर में रखो, कुछ में भी रख लो यार, सब चलेगा। लेकिन क्या यहाँ पे आपका कभी बदलेगा, ये तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। एकदम बेसिक सा फंडा है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसमें किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन इसमें क्या है, किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, तो इस तरह आंसर हो जाएगा ये। इस तरह क्या होता है, आपके क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं। जब भी क्वेश्चंस घुमाया जाए उसका फॉर्मूला लाओ, फॉर्मूला लगाओ, फटक से आंसर मिलेगा आपको। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन होता है कि रिक्तिका को घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो यार कि रिक्तिका होता क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है आपका, रिक्तिका होता है क्या है, देखो एक होता है कोशिका, ठीक है, कोशिका सेल, उसमें ये होता है रिक्तिका, छोटा छोटा ऐसे इसको बना होता है, इसको हम लोग रसधानी भी कहते हैं। ये क्या होता है ना, ये जो है जीवधारी मनुष्य, जानवर इत्यादि में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्केल पे पाए जाते हैं और बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये एक्चुअल में पाए जाते हैं आपके जाकर के पेड़ पौधों में, क्योंकि पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं ना, उन्हें नमी की हमेशा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वही पूछा ना, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इसके चारों तरफ होता है क्या है मेरे दोस्त, इसके चारों तरफ, मेरे तरफ चारों तरफ होता है झिल्ली, और उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं जाकर के टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसी तरह जो कोशिका होता है, कोशिका के चारों ओर भी झिल्ली होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली कह दो या कोशिका झिल्ली कह दो। लेकिन जो रिक्तिका के चारों तरफ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल और इजी क्वेश्चन है। चलें आगे की स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लगा। एक छोटा सा नॉमरिकल है, बहुत ही आसान, कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रभावित होने वाली धारा का मान क्या होगा। अब देखो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, बस एक फार्मूला बेस्ड होता है। आपको क्या करना होता है कि बस फार्मूला रट लो, याद कर लो, यहाँ पे सेट कर लो, लगा लो, हो गया खत्म कहानी। अब देख लो जाकर के, ये हमारा एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। तो ये हमारा हो गया जाकर के पावर, ये हमारा हो गया जाकर के वोल्टेज, ये हो गया हमारा जाकर के करंट। इसमें फॉर्मूला को इसमें जो है जाकर के
सेट कर दो, आ जाएगा पी का वैल्यू कितना, तो पी का वैल्यू आपका दिया है जाकर के 100 वाट, हमने 100 लिख दिया। वी का वैल्यू कितना, तो वी का वैल्यू है जाकर के 250 लिख दिया, यहाँ पे क्रॉस करके आई लिख दिया। अब आ जाओ आप, यहाँ पे हम लिख देते हैं जाकर के आई इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये जो है ना वन लाइन में, तो ये इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 250। अब इसको आप कैंसिल कर दो, 50 का टेबल पढ़ करके 2 बार, 50 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 5 बार, तो ये हो जाएगा 2/5, और जब आप इसको करोगे तो 5 का टेबल से आप कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। इतना आसान है ये, आपका इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। आपने एक फॉर्मूला लाया, फॉर्मूला सेट किया, उसका जो आपका पुटअप वैल्यू दिया है उसको आपने पुट किया और आपका आंसर इजीली से आ गया। कुछ भी नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स देख के लोग डर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो आइए उसके बाद हम लोग चलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एक तो कौन तो मन में कह रहा है भाई सल्फ्यूरिक अम्ल तो हमने सुना है यार, सल्फ्यूरस अम्ल हमने नहीं सुना है। भाई कुछ नहीं होता है, इस होता है और एक इक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरस है तो कर दो H2SO3, बस इसको क्या करना है आपको जाकर के याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया जाकर के ये, अगर यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो H2SO4 कर देते, सल्फ्यूरस है तो H2SO3 कर दो, हो गई बात खत्म इसमें। चलो आगे, कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है। इस क्वेश्चन को भी बचपन से पढ़ते पढ़ते याद करते करते आदमी थक गया। सबको पता है कि 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, उसके बाद 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर 0.003% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर कुछ नाइट्रोजन होता है। तो इसका सिंपल आंसर है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, 21%। अब आइए आगे आते हैं। तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर को हम लोग देख करके ही आगे का क्वेश्चन सेटअप करेंगे। निम्नलिखित में कौन से जड़े श्वसन जड़े हैं। देखो ये सब क्वेश्चंस क्या है कि रट्टू तोता वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस इसको याद कर लो कि कौन से जड़े श्वसन जड़े हैं, मतलब ऐसी जड़ें जिसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोरस। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोरस। तो ऐसी जड़ें जिससे पौधे हमारे क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो ऐसे को हमको क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोरस। चलो अब आगे स्लाइड की तरफ चलते हैं। आर त्रिज्या वाले, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें काफी कॉन्सेप्ट लगते हैं और लोग इसमें क्या होता है ना गड़बड़ होते हैं, लेकिन आइए आपको हम 2 मिनट के कॉन्सेप्ट देंगे और आप उम्मीद करते हैं कि आप कभी नहीं भूलोगे इसको। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा। कह रहा है कि एक पृथ्वी है, एक क्या पृथ्वी है यार, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, आर त्रिज्या है इसका। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर, मैं थोड़ा आर को यहां पर से लिख के यहां पे कर देता हूं, ये सेंटर हो गया ओ, और ये यहां से यहां तक हो गया आर। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा। अनंत पृथ्वी के सतह पर वजन का 1 गुना, शून्य पृथ्वी के सतह के वजन का आर गुना। देखो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही नॉर्मली आप याद रखो, पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु का जो भी वजन होगा, पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु का जो भी वजन होगा, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 किलो, 15 किलो, जितना भी होगा, आप पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाओगे तो वजन हमेशा घटेगा, और पृथ्वी की सतह में नीचे भी जाओगे तो वजन हमेशा घटेगा। तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ, वजन क्या होगा, हमेशा घटेगा। आप नीचे आते 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 एकदम आ गए सेंटर पर, तो वजन क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जाकर के 0। तो आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं कि प्रति सेकंड पृथ्वी की प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बोलता है जाकर के प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर, कहने का मतलब है कि पृथ्वी है और उसका 1 मीटर स्क्वायर पे जो सूर्य से जो रोशनी आ रही है उससे प्राप्त ऊर्जा का वैल्यू कितना है, तो उससे प्राप्त ऊर्जा का वैल्यू होता है जाकर के 2.36 किलो जूल पर सेकंड। ये भी आपका याद करने वाला क्वेश्चन है कि 1 मीटर स्क्वायर में जाकर के सौर से ऊर्जा से जो रोशनी हमें मिल रही है उससे हमें कितना ऊर्जा मिलता है, तो हमारा मान होता है 2.36 किलो जूल पर सेकंड। चलो आगे चलते हैं कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। इसका नॉर्मली फंडा है कि इसका मकसद था पेड़ पौधे को बचाना, तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष को बचाना। चलो आगे चलते हैं
इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? देखो ये भी क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके एलिमेंट है ना, सबके सब क्या जाकर के सक्रिय धातु है। और अगर आपने 10th क्लास में सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा तो आपने उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम को पढ़ा होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लेड, लोहा, दिस दैट, ठीक है, पूरा उसका एक सीक्वेंस होता है। तो लेकिन हम लोग रुबिडियम के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन रुबिडियम जो होता है ना वो पोटेशियम से भी ज़्यादा क्रियाशील माना जाता है। इसका रीज़न ये होता है ना मेरे दोस्त, इसका रीज़न ये होता है कि इसका जो त्रिज्या होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता भी है बड़े आसानी से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रुबिडियम। और अगर रुबिडियम यहाँ नहीं होता तो हम इसका आंसर मारते पोटेशियम। तो ये थी जाकर के आपके एक पाली के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आपके साइंस में आते हैं, हमने 20 के 20 क्वेश्चंस कराया और इससे हमने यही अनुमान लगाया है कि आपका जो क्वेश्चंस आ रहा है वो काफ़ी सरल होता है। बस आपको क्या है ना कि जो यहाँ पे कराया जाए उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहो, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। अब आइए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं आपके जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। हवा में कितना है भाई? 10 न्यूटन। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरीके से डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? इस क्वेश्चन को पढ़ करके हमको याद आ गया 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्किमिडीज का सिद्धांत। और आर्किमिडीज का सिद्धांत एकदम वन लाइनर होता है, नॉर्मल होता है। उसमें नॉर्मली फंडा ये होता है कि कोई भी वस्तु जब किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके द्वारा जो हटाया गया पानी का वेट होता है, उसके द्वारा जो हटाया गया पानी का वेट होता है वही उसके भार में क्या होता है? कमी के बराबर होता है। तो हम देखेंगे भैया कि वस्तु का वजन हवा में था 10 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया? जब पानी में डुबा करके तौल रहे हैं तो 8 न्यूटन। इसका मतलब है कि पानी को जो उसके वजन में कमी कितनी हुई जा करके? पहले था 10 न्यूटन, अब हो गया जा करके 8 न्यूटन, तो कमी कितनी हुई? 2 न्यूटन। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें बोलता है क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें बोलता है कि जो कमी आई है आपके वजन में उसके द्वारा हटाए गए पानी के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो वजन हटाया है तो उस द्रव का वजन कितना रहा होगा? 2 न्यूटन। इसमें कुछ भी डिजिट डाल दो, दोनों को माइनस कर दो, जो आएगा आपका आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणुक है। देखो अणु 2 प्रकार के होते हैं, एकल परमाणुक होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। तो इसमें नॉर्मली क्वेश्चन है कि इसमें जो है एकल परमाणुक कौन है, तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है कि एकल परमाणुक कौन हो जाएगा जाकर के? हीलियम। ठीक है, फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका ग्रेविटी से पूछा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कैसे कैसे चेंज होता है। इसके पीछे भी 2 लाइन का मात्र कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम लोग इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे कम होता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। भाई एकदम ऑप्शंस पढ़ने के बाद ये हो रहा है यार क्या बोल रहा है। बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इसका। देख लो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको अलग स्टाइल में बना देता हूं। ये जो है आपका जाकर के पृथ्वी है। एक्चुअल में जो पृथ्वी होती है ना अपने ध्रुवों पर चपटी होती है थोड़ी, और यहाँ पर क्या होती है जाकर के उभरी भी होती है। ये एक्चुअल में शेप नहीं बन पाया, शेप अगर आप बोलोगे तो नारंगी स्टाइल में होती है। ठीक है, तो ये आपका त्रिज्या आर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो, जो कि कॉन्सेप्ट इससे पहले भी हमने दिया। नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, आप पृथ्वी की सतह पर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, आप ऊपर जाओ या नीचे आओ, आपका गुरुत्वीय त्वरण हर हाल में क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है G = GME/RE का स्क्वायर। एकदम नॉर्मल कर दे रहा हूं, आप ज्यादा घबराए ना फॉर्मूला को देख करके। कहने का मतलब है कि R का वैल्यू बढ़ेगा तो G का वैल्यू घटेगा। और ये देखो ध्रुव के पास जो है जाकर के R का वैल्यू क्या होता है? कम, क्योंकि ये नजदीक होता है। और इक्वेटर के नजदीक क्या होता है? इक्वेटर बोले तो भूमध्य रेखा के नजदीक क्या होता है? आर का वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा? जी का मान घटेगा। इसका मतलब ये है, क्या है? इसका मतलब ये है कि ध्रुव पर जी का मान कम ज्यादा होगा और आर भूमध्य रेखा पर आर का मान ज्यादा होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा, इसका डिस्टेंस कम। तो अब सवाल पे आते हैं कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, बिल्कुल सही बात है। और हमारा क्या होता है?
बोल रहा है ध्रुव पर सबसे कम होता है, तो गलत होता है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर आपको पहला ऑप्शन में आंसर मिल जाए तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, हमें जनरली यही याद रखना है कि ध्रुव पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ऊपर जाओगे घटेगा, नीचे आओगे घटेगा, मामला फिनिश। अब चलो आगे, बोलता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखो जब घरेलू परिपथ आपके बनते हैं ना, तो उसमें 3 तरह के वायर होते हैं। एक होता है जाकर के आपका जो लाइन वाला वायर होता है, ठीक है, जिसको आप चालू वायर भी कह सकते हो। ठीक है, एक आपका न्यूट्रल होता है जाकर के, एक आपका अर्थ होता है जाकर के। तो इसमें कह रहा है कि जाकर के जो उदासीन होता है, जो न्यूट्रल होता है, उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है जाकर के काला। कैसा होता है? काला। अब चलो आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? ये भी नॉर्मली एक क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा लक्षण प्रभावी है? बीज के झुर्रीदार आकार, फूलों पर शिखर स्थिति, बीज पत्रों का हरा रंग, फूलों की अच्छी स्थिति। तो इनमें पौधों में जो सबसे प्रभावी लक्षण माने जाते हैं, ये हमारे होते हैं जाकर के फूलों की अच्छी स्थिति। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपोनोइक अम्ल का सूत्र है? देखो ये हमने प्रीवियस अभी जो एक क्वेश्चन कराया था उसमें भी था जाकर के कि ओइक एसिड जो होता है ना, ओइक एसिड में क्या होता है जाकर के, सबसे पहला होता है फॉर्मिक एसिड, फिर होता है एसिटिक एसिड, फिर होता है प्रोपोनोइक एसिड। और प्रोपोनोइक एसिड का सूत्र जो होता है जाकर के, वो होता है जाकर के CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये किसका होता है? प्रोपेनोइक एसिड का सूत्र। तो आप इससे मिला लो, ये कहाँ पे आ रहा, तो ये देखो आप जाकर के C डबल बॉन्ड O, फिर ये हो गया CH2 और ये हो गया जाकर के CH3। तो आपको ये ऐसे दे या आपको ऐसे दे, हो सकता है अगर इस फॉर्मेट में दे दे, हो सकता है इसी फॉर्मेट में रहने दे, तो ये आपका हो जाएगा जाकर के आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा B। चलो आगे चलते हैं, रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है जाकर के आपके आंख से रिलेटेड है। आपका आंख जो होता है ना, बड़ा गजब होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि लेंस है, परितारिका है, रेटिना है, दृक् तंत्रिका है, बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे चल करके, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है कि रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है। तो जब प्रकाश की किरणें जो है जाकर के लेंस द्वारा फोकसित होकर के रेटिना पर पड़ती है और इमेज बनता है, तो भैया इमेज वहां पे ना बन रहा है, ये माइंड को कैसे पता चलता है? तो ये क्या करता है जाकर के, वो जो प्रकाशिक जो आती है वहां पे जाकर के, उसको क्या करता है जाकर के विद्युत सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। और ये विद्युत सिग्नल के माध्यम से कहां चली जाती है? दिमाग में। तो ये क्या करता है, रेटिना क्या करता है, विद्युत सिग्नल में क्या करता है जाकर के उसे बदल देता है। किसे? तो प्रकाश को किसमें बदल देता है? विद्युत सिग्नल में। तो ये हो गया आपका आंसर। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस द्रव के वाष्पीकरण का दर सर्वाधिक है? ये भैया ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम जनरल जो घर में क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? आप बताओ यार, घर में पेट्रोल लाओ, पेट्रोल को ला करके रख दो, वाष्प बन कैसा उड़ेगा? बोलेगा भैया पेट्रोल क्या कोई पी लिया है क्या? अरे कोई पिया नहीं है यार, उसका वाष्पीकरण दर बहुत ज्यादा हाई होता है ना। तो होता है क्या कि आप रखोगे तो उड़ जाएगा। बोलते ही नहीं कि गाड़ी को धूप में मत खड़ा करो, इसी तरह टंकी को खोल के ना रखो। क्यों? पता हो 2 घंटे बाद आया पेट्रोल निकल गया, बोले यार चोरी कर लिया। चोरी वोरी कोई नहीं किया भाई, वाष्पीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि उसका वाष्पीकरण दर बहुत हाई होता है। तो इस तरह आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें पेट्रोल। और उसके बाद चलते हैं हम आगे, उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन कि उत्सर्जन प्रणाली क्या होता है? उत्सर्जन प्रणाली ही होता है कि जो भी आपके शरीर में आया, आपने खाया, उसके बाद जो पचा करके निकल गया, जो अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जाकर के? उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में आपका क्या आ जाएगा? दोनों किडनी, क्योंकि दोनों किडनी क्या करता है? रिफाइन करता है। इसी तरह मूत्रवाहिनी, ठीक है, इसी तरह मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो उपरोक्त सभी के सभी आपके आंसर हो जाएंगे। चलो आगे, बोलता है कि तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? ये भी बहुत इजी सवाल कि मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा तत्व बनाता है? तो देखो Mg के ऊपर चार्ज क्या होता है? +2 का, और ये हो गया जाकर के आपका सल्फर SO4 और 2-। तो ये हमारा एक दूसरे से कैसा संबंध बनाएगा जाकर के? जाहिर सी बात है आयनिक संबंध बनाएगा जाकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर के आयनिक संबंध। ये दोनों क्या करेगा? आयन को जो है जाकर एक दूसरे में इंटरचेंज करेगा, और इस तरह हमारा हो जाएगा जाकर के आयनिक संबंध। निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका जो बच्चों को डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? देखो बीमारी 3 है, टीका 1 लगेगा। बीमारी कितनी है? 3। कौन कौन? डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस।
और इंजेक्शन कौन सा लगेगा? सिर्फ एक। टीका कौन सा लगेगा? सिर्फ एक। तो उस टीका का नाम होता है DPT। एक्चुअल में आप जब इसको ये करोगे, डिफाइन करोगे, तो इसका वही नाम है। D से हो गया डिप्थेरिया, P से हो गया पर्टूसिस और T से हो गया जाकर के टाइफाइड। ठीक है, तो DPT सबके इंग्लिश नाम है, वहां पे हिंदी नाम दिए गए। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा जाकर के DPT। बहुत आसान आसान सवाल है, तुरंत आपको कराया जा रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी कर सको। निम्नलिखित में से कौन सा आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए भाई, आणविकरणीय ऊर्जा क्या होता है? नॉर्मली है यार, भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, एक होता है आणविकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वैसा संसाधन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिन्यूअल कर सकते हैं, जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो बार बार आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन आणविकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो एक बार तो आया, यूज किया, खल्लास खल्ली बल्ली, उसके बाद वो दोबारा नहीं बनने जा रहा है। जैसे उसका एग्जाम्पल है पेट्रोल, उसका एग्जाम्पल है कोयला। कोयला क्या आप निकाल रहे हो, अब कोयला बन रहा है, लाखों साल पहले बन गए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जाकर के कोयला। उसके बाद हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के बाह्य त्वचा से उत्पन्न होता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गए, यहाँ पे भ्रूण होगा कि भ्रूण के बाह्य त्वचा से बनता है। तो ये भी हमारा बायोलॉजी का एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाता है जाकर के तंत्रिका उत्तक। क्या हो जाएगा? तंत्रिका उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण क्या हो जाएगा यहाँ पे? भ्रूण के बाह्य त्वचा एपोडर्मल से उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। आइए इसके बाद देखते हैं कि मैक्स 1407 जो कि एक अधिक उपजाऊ देने वाला कीट मुक्त प्रजाति है। तो बोलता है कि जाकर के ये जो मैक्स 1407 जो है जाकर के किसका एक प्रकार है? तो ये जो है जाकर के चावल, गेहूं, सोयाबीन, दलहन। तो इसको भी रट लो, याद कर लो, दिमाग में समा लो। इस ये जो प्रकार है वो है जाकर के सोयाबीन का प्रकार। किसका है? सोयाबीन का। आगे आ जाओ, किंगडम प्लांटी में शामिल होता है। देखो अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि वर्गीकरण किया गया है जीव जंतुओं का, वो सबसे पहले अरस्तु किया, उसके बाद जो है जाकर के विक्टर के लिनियस किया, उसके बाद जो है जाकर के विक्टर किया है। ठीक है, तो उसने क्या किया? सबने अपने अपने स्तर पर बांटा है। विक्टर 5 जगत में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर आप एनिमेलिया में जाओगे तो टेरिडोफाइटा, पौधे वाले में जाओगे जाकर के तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, ब्रायोफाइटा। तो जितने भी हैं सबके सब क्या जगह किंगडम प्लांटी में शामिल होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जाकर के आंसर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अगर आप दार्जिलिंग घूमने गए होगे, शिमला गए होगे, तो आप वहां पर देखे होगे कि सीढ़ीदार, वहां पे जो खेती होती है ना सीढ़ीदार होती है, उसको हम लोग सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम होता है शोपानी कृषि। क्या होता है जाकर के? शोपानी कृषि। तो जो सीढ़ीदार खेती होती है इसको हम लोग शोपानी कृषि भी कहते हैं। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, रीजन है कि भैया पानी जो आएगा आपका एक ढाल होगा तो तुरंत लुढ़क जाएगा, अगर सीढ़ी नुमा है तो लुढ़ेगा नहीं। तो इस तरह आंसर हो जाएगा भाई मेरे शोपानी कृषि। उसके बाद हम चलो आगे चलते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग किस मेटल का उपयोग करते हैं? अगर आप इसमें आओगे तो इसका बहुत ही नॉर्मल आंसर है नरम लोहा। इसका इस्तेमाल करते हैं, नरम लोहा का। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया, A = V - U/T, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका आंसर। अब इसमें कह रहा कौन सा नहीं होता? इसमें सेकंड स्क्वायर है, इसमें सेकंड स्क्वायर है, ये 2 नहीं है एक्चुअल में, स्क्वायर है, थोड़ा टाइपिंग में हुआ है। सेकंड स्क्वायर है। ये सिर्फ किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या याद रखा है? इसका कॉन्सेप्ट याद रखा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कि ये नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरे स्लाइड्स पे कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत सारे अम्ल होते हैं, टार्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल होते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो हमारा प्राकृतिक स्रोत होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि टमाटर जो होता है जाकर के इसका सबसे प्राकृतिक स्रोत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टमाटर। और उसके आगे हम लोग चलते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था टोनोप्लास्ट के बारे में। टोनोप्लास्ट किसका होता था? तो टोनोप्लास्ट होता था जाकर के किसका? रिक्तिका झिल्ली का। और ये कहता है जो प्लाज्मा झिल्ली जो हमारी कोशिका है इसके चारों तरफ जो पतला सा आवरण होता है, एकदम पतला सा आवरण जो कि हम लोग देख भी नहीं सकते, ये जो होता है किसका बना होता है? तो ये आप याद रखें, दिमाग में छाप ले, घुसा ले कि इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड। ये जो बना होता है लिपिड, ये फास्फोलिपिड इन्होंने जोड़ दिया है एग्जाम में, लेकिन इसको लिपिड कहते हैं जनरली। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है।
तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने करवाया, और ये पूरी टीम जो थी जाकर के इसमें तैयार थी कि हम किस तरह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे। तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम किया कि आपके प्रीवियस ईयर को हम लोग लाएं, प्रीवियस ईयर का स्टाइल देखें कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप लोगों को उसी तरह का हम लोग प्रश्न बना कर दें। और हम लोगों की टीम ये ऐसा कर रही है कि आपको 250 से 250 प्रश्न एक सब्जेक्ट पे दिए जाएंगे, बस आप उसको रट लें, याद कर लें, दिमाग में समा लें, उसके बाद जो है जाकर के आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको इसके लिए इस्फाक सर भी आएंगे, इस्फाक सर पढ़ाएंगे, और सोशल के लिए जो है जाकर के दिलकश सर है वो पढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, ठीक। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को बढ़ाएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।